हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूमनेट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग इसका ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें, आपको मैं दो स्टेटमेंट्स बताऊंगा। पहला, बनारस में साड़ियाँ मैच बॉक्स में फिट हो जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सुन के ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है इस चैप्टर के ऊपर। मैं बताऊंगा आपको, बस पेशेंसफुली ये देख लो वीडियो पूरा। तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि न्यूटन को सर आइजैक न्यूटन क्यों बोलते हैं? क्यों? तो पहला सवाल का एक्सप्लेनेशन ये है, सवाल तो नहीं, स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कुछ बच्चे सोचे होंगे कि बनारस में, बनारस की जो साड़ियाँ होती है उसको इस हद तक अपन लोग फोल्ड कर सकते हैं कि वो एक मैच बॉक्स में फिट हो जाए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सोचे होंगे कि बनारस की मैच बॉक्स इतनी बड़ी होती है कि जहाँ पे साड़ियाँ भी आ जाए। तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट सही है, पर ऐसा कुछ हुआ न्यूटन के साथ। उन्होंने कुछ बोला और हमने कुछ समझा। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे वीडियो में। अब पहले इसको देखो, दूसरे स्टेटमेंट को, कि न्यूटन को सर आइजैक न्यूटन क्यों बोलते हैं, इतना रेस्पेक्ट क्यों उनका? क्योंकि उन्होंने 3 लॉ दिया? नहीं, एक्चुअली उसीलिए रेस्पेक्ट है, पर हमने गलत समझा है। देख लो, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से एक यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई कुछ फोर्स लगा नहीं रहा है, वो पड़ा हुआ है, वो रेस्ट पे है। अगर मान लो कोई एक किसी ने इसको धक्का दिया या फिर लात मारा, जो भी किया, ये बॉक्स मूव करने लग गया। तो ये बात तो सबको पता है। आपके घर के बाहर जो गोलगप्पे बेचता है उसको ही पता है। तो न्यूटन ने ऐसा क्या बोल दिया कि उनको सर आइजैक न्यूटन बोलने लगे? तो इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। इससे पहले कि अपन लोग इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें, आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, उसके कुछ एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, उसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो अगर इस सिस्टम को हम लोग एक छोटा सा पॉइंट, जितना छोटा आप सोच सकते हो, उसका भी मास सेम है, उसके ऊपर सारा चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का कहीं यहाँ पर होगा। कैसे निकालते हैं, क्या वो करते हैं, उसका बाद में बात करेंगे। पहले आप लोग ये जान लो कि कुछ एक सेंटर ऑफ मास होता है, जो कि एक बड़ा सा बॉडी को हम लोग एक छोटे पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस पॉइंट का नाम होता है सेंटर ऑफ मास। अब आप लोग ये जान लो कि कुछ एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सपोज मान लो एक व्यूअर है, मतलब खुद ही को मान लो कि आप कहीं पे खड़े हो और किसी चीज को देख रहे हो। तो आप जहाँ पर खड़े हो, जहाँ पे खड़े हो के उस चीज को देख रहे हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि हम लोग आपके पर्सपेक्टिव में उस चीज को देख रहे हैं, आपको रेफरेंस लेके उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। पहला इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होता है? सपोज मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप किसी चीज को देख रहे हो, अगर इसके ऊपर
न्यूटन के सारे लॉ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इसके ऊपर वैलिड है, तब आप बोलोगे कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। तो नॉन इनर्शियल क्या होता है? मान लो आप कहीं पे खड़े हो और किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इसके ऊपर एनएलएम वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है का मतलब आपके रिस्पेक्ट में इसके ऊपर एनएलएम वैलिड नहीं है। आपको आपके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आपका जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर इसको कंसिडर करें, इसके रेफरेंस में इस बॉडी को स्टडी करें, तो इसके ऊपर एनएलएम वैलिड नहीं है, तब आप बोलोगे आप नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। अब जिस लोगों को, जो लोगों को ये समझ में नहीं आया, उसके लिए थोड़ा क्लियरली हम लोग समझाते हैं कोई एक एग्जांपल लेके। तो मान लो आप यहाँ पे अर्थ के ऊपर खड़े हो और ये एक बस है। यहाँ पे बस के अंदर एक बॉल है। मान लो ये ट्रांसपेरेंट बस है, आप इस बॉल को देख सकते हो, ठीक है। और इस बस के अंदर आपका कोई एक दोस्त है। तो हम लोग मान लेते आप व्यूअर 1 हो और ये आपका दोस्त व्यूअर 2। तो पहले आपके दोस्त के रेस्पेक्ट पे बात करते हैं। तो पहले तो ये इनिशियली रेस्ट पे था ये बस। जब ये बस ड्राइवर ने इसके ऊपर एक्सीलेटर लगाया तो ये एक ए एक्सीलेटर में मूव करना स्टार्ट किया। तब आपका दोस्त ने कुछ अजीब सा नोटिस किया, क्या कि ये बॉल पीछे जाने लग गई, ठीक है। तो ये जो बॉल है इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक वेट लग रहा है mg, इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। फिर भी ये बॉल इधर मूव कर रहा है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब तक कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स नहीं लगता, नेट नॉन जीरो फोर्स नहीं लगता, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। पर इस बॉल के ऊपर तो कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगा ही नहीं, पर फिर भी ये पीछे जा रहा है। तो आपके दोस्त का दिमाग फट गया, बोला कि एनएलएम वैलिड नहीं है। पर ऐसा नहीं है, उसको फिजिक्स नहीं पता। अभी आपके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। आप इस बस को देख रहे हो, ये पहले तो रेस्ट पे था। जब एक्सीलेटर ड्राइवर ने दबाया तब आप देख रहे हो कि बस इधर ए एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है, पर बॉल उसके जगह जगह पे है। बॉल मूव नहीं कर रहा, बस मूव कर रहा है। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये बॉल अपने जगह पे है, ठीक है। ये देखो, ये बॉल अपनी जगह पे है, ये बस इधर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब बस के ऊपर फोर्स लगा और वो उधर मूव किया, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। इस बॉल के ऊपर कुछ लगा ही नहीं फोर्स इस डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो उस जगह से मूव नहीं किया, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। तो इसका मतलब आप जिस रेफरेंस फ्रेम में खड़े हो उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल। और ये जो व्यूअर 2 है, मतलब आपका दोस्त, वो जहाँ पे खड़ा है उस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो नॉन इनर्शियल बोलते हैं उसको। तो जो बच्चे समझदार होंगे वो डिफरेंस देख लिए होंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहाँ पे कि कुछ नॉन जीरो एक्सीलरेशन लगता है। ये नॉन जीरो एक्सीलरेशन है। ये आपका जो दोस्त है वो खुद ही एक्सीलरेट कर रहा है ए में, तो इसीलिए उसको लगा कि इसके ऊपर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है क्योंकि ये पीछे जा रहा है। पर एक्चुअली बॉल पीछे नहीं जा रहा है, बॉल उसके जगह पे बस आगे जा रही है। तो वही है। अभी आपको थोड़ा मैं कंफ्यूज करने वाला हूँ। जो लोग चलते हुए या फिर बस में या फिर कार में ये वीडियो नहीं देख रहे हो, वो लोग सोचो कि आप कौन से रेफरेंस फ्रेम में हो। आप तो अपनी जगह बैठे हुए हो, आपका कुछ एक्सीलरेशन है नहीं, तो इसका मतलब क्या, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो? नहीं, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं हो। क्यों? क्योंकि
आपको पता होगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी मूव कर रहा है, उसका भी कुछ एक्सीलरेशन है। पर हम लोग देखेंगे तो हमको लगता है कि हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, हालांकि सारे व्यूअर्स को लगता है कि वो मूव नहीं कर रहा है, उसके आसपास चीज़ें मूव कर रहे हैं। तो वही है, अर्थ का भी एक्सीलरेशन कुछ है होगा। तो इसका मतलब क्या है, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो होता है वो रिलेटिव होता है। कैसे रिलेटिव होता है, मैं बताता हूँ। आपको पता कैसे चलेगा कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देख लो, अगर कोई एक व्यूअर होगा, वो कुछ एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, इसके ऊपर मान लो कि एफ नेट टू 0 है। अगर ये बॉडी अपना स्टेट चेंज करता है, मतलब अगर सपोज रेस्ट पे है और यहाँ पे एफ नेट 0 लग रहा है, मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, फिर भी ये आगे या पीछे कहीं पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब आप जान लो कि आप का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल है। और अभी दूसरे बंदे को देखो, वो कोई ऑब्जेक्ट को देखा और इसके ऊपर भी फोर्स एफ नेट इक्वल टू 0, चारों तरफ से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है और वो मूव भी नहीं कर रहा है। मतलब सपोज इसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं तो मूव नहीं करेगा, बड़ी जनरल सी बात है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि ये केस में इस बॉल के ऊपर कोई नेट फोर्स लग नहीं रहा था, पर फिर भी ये पीछे मूव किया इसके रेस्पेक्ट पे, तो इसीलिए वो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और यहाँ पे देखो, ये इस बॉक्स को देख रहा है, इस बॉक्स के ऊपर एफ नेट 0 लग रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है। मतलब अगर रेस्ट पे होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे होगा तो उसी स्टेट में रहेगा बिना वेलोसिटी को चेंज किए। तो ये जो बंदा जो यहाँ पे खड़ा है, उसका रेफरेंस फ्रेम को क्या बोलेंगे हम लोग, इनर्शियल। डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी हम लोग लॉस के ऊपर मूव करते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि जब तक कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स, नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स से धक्का नहीं देखते या फिर खींचते नहीं है, तब तक ये ब्लॉक अपना स्टेट मेंटेन करेगी। स्टेट मेंटेन करेगी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कोई भी एक वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी भी हो सकता है, वेलोसिटी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये भी एक सही केस है, या फिर कोई एक कांस्टेंट। ये दोनों सही केस है। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी मोशन में रहेगा जब तक कोई एक नेट नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, और अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक एक नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो सीधी सीधी बात में न्यूटन ने ये बोला था। तो ये तो सबको पता है। नहीं, न्यूटन ने ये नहीं बोला था, न्यूटन ने कुछ और बोला था। न्यूटन का जो ये फर्स्ट लॉ है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है, सपोज इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये सेंटर ऑफ मास अपने जगह पर फिक्स्ड रहेगा, अपने स्टेट में फिक्स्ड रहेगा, सॉरी, क्योंकि कांस्टेंट मोशन में भी जा सकता है, मतलब नॉन जीरो वेलोसिटी में भी जा सकता है, पर वो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। इसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं, मतलब जीरो होना चाहिए। तो बस वही है, इसका अगर एक्सलेशन मतलब कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो उसके एक्सलेशन जीरो होगा। तो न्यूटन ने ये बोला था। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, वो इस ब्लॉक के ऊपर नहीं है। आप बोलोगे कि फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स देखो। पहला, रॉकेट मूविंग इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब पूरा डीप स्पेस में, जहाँ पर की तरह आप लोग का एटमोसफियर
ये दो एग्जाम्पल कंसिडर करो। रॉकेट मूविंग इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कि डीप स्पेस में, मतलब जहाँ पर कि आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब वैक्यूम में। तो ये रॉकेट मूव कैसे कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है। इंटरनल लग सकता है, पर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो। पर ये मूव क्यों कर रहा है? वो मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि एक्चुअली जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जो कि कोई अलग कलर देख लेते हैं, जो कि कुछ यहाँ पे होगा, वो अपनी जगह फिक्स्ड है। ये रॉकेट इधर मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास ये मान लो कि जिस डायरेक्शन में ज़्यादा मास होता है वो उस डायरेक्शन में होता है, मतलब टिल्टेड होता है। तो ये देखो, तो ये जो रॉकेट है वो इधर मूव कर रहा है, और रॉकेट अपना फ्यूल बर्न करके इधर पीछे की डायरेक्शन में कुछ छोड़ रहा है। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह यहाँ पे मूव कर रहे हैं। पर सपोज यहाँ पे उसका कुछ पार्टिकल्स है, फ्यूल बर्न कर करके ये पार्टिकल्स यहाँ पे छोड़े जा रहा है, और ये रॉकेट आगे मूव कर रहा है। पर एज यू नो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा। आप लोग कैलकुलेट करोगे अगर सेंटर ऑफ मास, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगले जो वीडियोस आने वाले वहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह होगा। ये रॉकेट आगे मूव करेगा बर्न करते हुए पीछे, मतलब अपना जो कार्बन पार्टिकल्स होगा जो फ्यूल बर्न करने के बाद होता है वो यहाँ पे पीछे छोड़ते हुए जाएगा। तो अगर हम लोग सारे पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, वो उसी पॉइंट पे होगा, चाहे रॉकेट जितना भी दूर चले जाए। ठीक है, अगर ये एग्जांपल समझ में नहीं आया, ये एक सिंपल एग्जांपल है। आपका जो दिवाली में पटाखे फोड़ते हो आप, ये देखो, ये एक छोटा सा बॉम्ब है, आप इसको इग्नाइट किए तो इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगा क्या? एनर्जी दिया गया, ठीक है, पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगा नहीं है। पर फिर भी इसका पार्टिकल्स यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं। नहीं, इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे देखो, ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, वो फटने के बाद भी उसका सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे होगा। आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे कि उसका सेंटर ऑफ मास है कहाँ, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा इसी जगह पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल जीरो है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो न्यूटन एक्चुअली वही बोले थे कि जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल नॉन जीरो फोर्स नहीं लगता तब तक वो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे होगा, या फिर कांस्टेंट मोशन में होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में, या फिर वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। ये दो केस होगा जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। न्यूटन ने ये बोला था, हम लोग कुछ अलग समझ लिए। तो एग्जैक्ट जो न्यूटन का डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि ये जो लॉ है ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, टोटल मास के ऊपर नहीं। ठीक है, अभी चलो मूव करते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। अब देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है। सेकंड लॉ ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ नेट। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होता है कोई एक बॉडी के ऊपर, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है, आपका मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है। आपके जो फैकल्टीज होते हैं या फिर जो आपके टीचर्स होते हैं वो बोले होंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। नहीं, ये चीज़ गलत है, ये इसका एक स्पेशल केस है। तो देख लो पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। ये सपोज कोई बॉडी है, वो वी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, और इसके ऊपर कोई एफ नेट अप्लाई हुआ, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो एफ नेट इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। मोमेंटम क्या होता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, एम इंटू वी, ये होता है मोमेंटम। तो न्यूटन ने ये बोला था,
ये चीज, अगर मान लो कि मास कांस्टेंट है, किसी एक आप केस को स्टडी कर रहे हो जहां पर कि मास कांस्टेंट है, वहां पे क्या होगा, एफ नेट इक्वल्स एम बाहर आ गया डी वी अपॉन डी टी। तो जो लोग काइनेमेटिक्स पढ़े उनको पता होगा कि डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो ये हो गया एम इंटू ए मा ठीक है। तो बस यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग बोलोगे फर्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। नहीं, मास कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा नहीं होता। कब कब नहीं होता, ये देखो, ये एक एग्जांपल ले लो। कोई एक ये मैच स्टिक है, ठीक है, और इसको आपने आग लगाया, ये बर्न कर रहा है अभी, ठीक है, और इसको v वेलोसिटी में आपने फेंका। तो आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा तभी तो आपने फेंका। तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। और ये जलते हुए जब जा रहा है तो अपना मास कुछ लूज कर रहा है। हमेशा थोड़ी ये पूरा, मतलब ये जो मैस्टिक है हमेशा उसका मास कांस्टेंट रहेगा, नहीं, वो अपना जला हुआ जो पार्टिकल्स है वो नीचे फेंकते हुए जा रहा है, मतलब लूज करते हुए जा रहा है। तो इसका मास घट रहा है, का मास कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, मतलब सेकेंड लॉ वैलिड है कि नहीं है। तो वही है जो न्यूटन ने बोला था, वो ये था, ये नहीं। हाँ, अगर आप लोग क्लास 1-2 में हो तो ये चलेगा, पर उसका रियल जो डेफिनेशन है ये है, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। तो थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो 90% जनता होती है वो ये गलत समझती है। गलत क्यों समझती है, मतलब ये जो स्टेटमेंट थर्ड लॉ है वो गलत है। 90% जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं। कैसे, देखो, अभी ये अर्थ है, यहाँ पे इसका ये एक ऑर्बिट है जहाँ पे कि जो मून है वो मूव कर रहा है। तो ये जो अर्थ है, रेड कलर से देख लेते हैं, अर्थ इस मून को कुछ फोर्स में खींच रहा है, और मून भी उसका मास है, तो इसका मतलब मून भी अर्थ को कुछ फोर्स में खींच रहा होगा, ठीक है। तो इसको ले लो एफ अर्थ, सॉरी एफ मून, इसको ले लो एफ अर्थ। तो मून तो एक छोटा सा है, अर्थ बड़ा सा, अर्थ मून को खींच रहा है। तो एफ ए अर्थ इज इक्वल टू एफ मून, न्यूटन के हिसाब से। पर क्या ऐसा होता है, क्या अर्थ मून के चारों तरफ मूव करता है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, आपने कुछ एक गेंद जो है वो ऊपर फेंका, यहाँ पे मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट में उसका व्यू 0 हो गया। यहाँ से ये गेंद एम जी के वजह से जी एक्सीलरेशन में नीचे गिर रहा है। तो अर्थ इसके ऊपर एम जी फोर्स लगा रहा है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। तो अर्थ उसके ऊपर क्यों नहीं गिर रहा, ये अर्थ के ऊपर आके क्यों गिर रहा है। इसका मतलब न्यूटन का लॉ गलत हो गया, क्योंकि अर्थ ज्यादा फोर्स लगा रहा है तभी तो ये नीचे आके गिर रहा है। नहीं, न्यूटन का लॉ गलत नहीं है, हम लोग गलत समझ रहे हैं। कैसे, बताता हूँ। ये देखो, ये बड़ा सा अपना अर्थ, छोटा सा गेंद, हालांकि गेंद को देख के बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है पर नहीं, ठीक है, मान लो ये छोटा सा गेंद है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपने गेंद ऊपर फेंका, ये गेंद इसकी तरफ ऐसे मूव कर रहा है। फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर, और क्या फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, एम जी। और मान लो ये बॉल अर्थ के ऊपर
एफ डैश फोर्स लगा रहा है, तो क्या एफ डैश इज इक्वल टू एफ? देखते हैं। तो ये बॉल एक्चुअली इसकी तरफ मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि एम जी फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर हम लोग देखें, एज्यूम करें कि वो सही है, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ। तो मतलब एफ डैश क्या हुआ? एम जी। एक्चुअली ये चीज सही है। ये जो बॉल है अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, पर अर्थ क्यों इसके ऊपर मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि जो फोर्स है, अभी हमने पहले देखा था, अगर मास कांस्टेंट होगा तो एम ए होता है। तो देख लो यहाँ पर, मान लो ये स्मॉल एम है बॉल का मास, ये कैपिटल एम है अर्थ का मास। तो जो अर्थ का मास है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इन्फानाइटली बड़ा है। तो इसीलिए जो एफ, जो हम लोग यहाँ पे फोर्स देख रहे हैं, एफ इक्वल्स स्मॉल एम जी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ये हो गया आपका अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स बाय बॉल, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल। तो ये है, ठीक है। यहाँ पे देख लो एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। तो ये जो m है बहुत ज़्यादा छोटा है, इन्फानाइटली स्मॉल। तो a का वैल्यू क्या होगा? a इज इक्वल टू एम जी अपॉन कैपिटल M। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मान लो ये इन्फानाइटली बड़ा है। तो इसका मतलब, कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो a है दैट इज इक्वल टू एम जी अपॉन इनफाइनाइट। तो ये कुछ एक कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू एम जी कर दिया आप, तो क्या हुआ? 0 हुआ। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है बहुत नियरली इक्वल टू 0 है, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि अर्थ मूव कर रहा है। रियलिटी में ये बॉल जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स अर्थ लगा रहा है, दोनों के फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मून का भी यही कहानी है कि वो अर्थ को क्यों मूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अर्थ का मास मून से बहुत ज़्यादा है। ये मास ऑफ अर्थ है, बहुत ज़्यादा है मून से, मास ऑफ मून से। इसीलिए जो अर्थ का एक्सीलरेशन है ना, अर्थ का, वो नियरली इक्वल टू 0 होता है। तो बस यही था आपका 3 लॉ, न्यूटन का तीनों लॉ, 3 लॉज। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देख लो। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आगे मैं वीडियोस कुछ बनाने वाला हूँ जिसमें कि आपको सारे टाइप का जो सवाल होता है वो सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी किताब पकड़ो, उसका 99% सवाल आपसे बन जाएगा। 1% क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कुछ अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है बच्चे, उसी टाइम पे सॉल्व नहीं होगा, बाद में सॉल्व हो जाएगा। तो बस यही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस डालूंगा पक्का। आपका ये टोटल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टोटल 4 पार्ट्स में कवर हो जाएगा। पूरा इस हद तक कवर होगा कि आप जेई, INPHO, एम्स, या फिर कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर होता है सिलेबस का, अगर इसके साथ मैच किया तो पक्के से आपका सवाल बनेगा।